प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हमारे जो वीडियो लेक्चर थे उनके माध्यम से हम 12th क्लास फिजिक्स में 2 चैप्टर पर अपनी चर्चा पूरी कर चुके हैं। उन पर आधारित हमने कई टॉपिक्स पर भी बात की थी। लास्ट जो हमने 2nd चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वह टॉपिक हमारा था किसी साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन और किसी एक समान आवेशित वृत्ताकार वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर हमने इस चैप्टर से संबंधित कुछ बेसिक प्रश्न जो थे उन पर हमने बात की थी। हमारा 2nd चैप्टर फिजिक्स में पूरा हो चुका था। आज हम 12th फिजिक्स में अपना तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत विभव। तीसरा जो आज चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वह है बेटा विद्युत विभव, इस चैप्टर का नाम। चैप्टर 3 विद्युत विभव। सबसे पहले हम बात करें बेटा विद्युत विभव और विभवांतर होते क्या हैं, क्योंकि विद्युत विभव और विभवांतर में से कोई सा भी आप एक समझ लें तो दूसरा बिल्कुल आप इजी वे में समझ जाएंगे। जैसे हम बात कर लें पहले विभवांतर की, विभव की हम बात करें तो आप जानते हैं विभवांतर हो जाता है विभवों का अंतर। क्या हो जाता है? विभवों का अंतर। 3rd चैप्टर हमारा विद्युत विभव और विभवांतर। इस चैप्टर में सबसे पहले हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक आता है हमारा विद्युत विभवांतर। क्या है हमारा सबसे पहले 3rd चैप्टर का जो स्टार्टिंग टॉपिक है विद्युत विभवांतर। बेटा विद्युत विभवांतर के कॉन्सेप्ट को हम 2 तरीके से समझेंगे। एक तो बिल्कुल हमारा जो जनरल एक देसी तरीका होता है उसके आधार पर, फिर हम बात करेंगे विद्युत विभवांतर के लिए फिजिक्स में जो स्टैंडर्ड परिभाषा दी गई है उसके आधार पर हम विद्युत विभवांतर पर बात करेंगे। तो देखो बेटा विद्युत विभवांतर को समझने का सबसे बिल्कुल सरल तरीका जिसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा ही समझाऊंगा और मेरे हिसाब से आपको उस एग्जाम्पल के द्वारा समझने में भी आपको आसानी होगी। तो देखिए बेटा विद्युत विभवांतर होता क्या है। इसमें जो फिजिक्स की जो स्टैंडर्ड परिभाषा है उस पर हम बात बाद में करने जा रहे हैं। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं विद्युत विभवांतर के लिए एक बिल्कुल इजी एग्जाम्पल से। देखें किस प्रकार से। मान लीजिए आपको ये 2 पात्र दिए गए हैं। विद्युत विभवांतर को समझने का हम एक बिल्कुल सरल एग्जांपल काम में ले रहे हैं। एक पात्र ये तो है A और दूसरा पात्र है B। इन दोनों पात्रों के भीतर कोई द्रव भरा हुआ है। पात्र बोल दें आप इन्हें या कोई टंकी बोल दें, कुछ भी आप इन्हें कह सकते हैं। पात्र A में जो द्रव भरा हुआ है, मान लीजिए ये द्रव कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है? H1 ऊंचाई तक भरा हुआ है। यहां पर जो H1 है मैंने आपसे कहा है कि पात्र A में या टैंक A में H1 ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है। यहां पर H1 क्या है? इस पात्र A में भरे द्रव स्तंभ की ऊंचाई, जिसे आप द्रव का लेवल भी कह सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो ये जो आपको दिया हुआ है ये आ जाता है लेवल फर्स्ट। कितनी ऊंचाई तक? H1 ऊंचाई तक पात्र A में द्रव भरा हुआ है। इसी प्रकार एक पात्र B है। मान लीजिए इस पात्र B में भरे द्रव का जो लेवल है वो कितनी ऊंचाई तक है? H2 ऊंचाई तक है। यह आ जाता है लेवल 2। मैं आपसे फिर कह रहा हूं
H1 और H2 ऊंचाइयां द्रव स्तंभ पात्र ए तथा बी में भरे द्रव स्तंभ की है। या तो आप इन्हें द्रव स्तंभ की ऊंचाइयां बोल दो या द्रव का स्तर बोल दें, लेवल बोल दें, जैसा आपको सही लगे। तो पात्र ए में द्रव स्तंभ का जो स्तर है, ऊंचाई है, वो H1 तक है। पात्र बी में है H2 तक। दोनों में द्रव का जो स्तर है वो समान है या अलग अलग है? अलग अलग है। अब हमने बेटा क्या किया, इन दोनों पात्रों के निचले सिरों को इस प्रकार से एक क्षैतिज नली की सहायता से जोड़ दिया। क्या करा आपने? पात्र ए तथा बी जिनके अंदर भरे द्रव का स्तंभ अलग अलग था, एक में था H1, दूसरे में था H2। अब आपने इन दोनों पात्रों के निचले सिरों को एक क्षैतिज नली की सहायता से आपस में जोड़ दिया। तो जैसे आप क्षैतिज नली की सहायता से आपस में जोड़ेंगे तो इन पात्रों के मध्य किसका प्रवाह होगा? द्रव का प्रवाह होगा। कहां से कहां की ओर? ए से बी की ओर। अर्थात उच्च स्तंभ से कहां की ओर? निम्न स्तंभ की ओर द्रव का प्रवाह होगा। और जब ये प्रवाह होगा द्रव का उच्च स्तंभ से निम्न स्तंभ की ओर, तो जो H1 स्तंभ है ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? घटता जाएगा। और H2 स्तंभ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? जब तक कि पात्र ए तथा बी में द्रव स्तंभ की ऊंचाइयां H1 और H2 कैसे ना हो जाए? समान ना हो जाए। अर्थात H1 बराबर H2 बराबर कितनी हो जाए? H हो जाए। यही हुआ ना? तो देखो, मैं आपको विभवांतर के बारे में बता रहा हूं बिल्कुल इस एग्जाम्पल के द्वारा, जिससे आपको समझने में भी आसानी हो कि आपने अलग अलग द्रव स्तंभ के दो पात्रों को आपस में जोड़ दिया। पात्र ए में द्रव का जो स्तर था, द्रव स्तंभ की जो ऊंचाई थी वो थी H1। पात्र बी में द्रव स्तंभ की ऊंचाई या द्रव का स्तर कितना था? H2। तो जब आपने इन दोनों पात्रों के निचले सिरों को एक क्षैतिज नली की सहायता से आपस में जोड़ा तो पात्र ए तथा बी के मध्य, अर्थात उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर किसका प्रवाह हुआ? द्रव का प्रवाह हुआ। यही हुआ, द्रव का प्रवाह हुआ। और द्रव का ये प्रवाह क्यों हुआ? मेन प्रश्न ये बनता है कि द्रव का प्रवाह ए से बी की ओर क्यों हुआ है? उसका बिल्कुल सीधा सा जवाब होना चाहिए आपका, क्योंकि दोनों पात्रों में द्रव का जो स्तंभ था वो एक समान था या अलग अलग था? अलग अलग था। तो इन द्रव स्तंभों के मध्य अंतर के कारण आपसे मालूम, मैं पूछ रहा हूं कि इन दोनों पात्रों के मध्य ए से बी की ओर द्रव का प्रवाह क्यों हुआ है? तो आपका सीधा सा जवाब है द्रव स्तंभों के मध्य अंतर के कारण। यही जवाब होगा ना आपका कि दोनों पात्रों ए तथा बी में द्रव का जो स्तंभ था वो भिन्न भिन्न था। एक में H1, दूसरे में था H2। पात्र ए में द्रव स्तंभ की ऊंचाई अधिक थी, बी में द्रव स्तंभ की ऊंचाई कम थी। तो द्रव स्तंभ की ऊंचाइयों के मध्य, या सिंपल बोल दो आप, तो दोनों पात्रों में द्रव स्तंभों के अंतर के कारण द्रव का प्रवाह हुआ है। इसलिए हुआ ना द्रव का प्रवाह, द्रव स्तंभों के मध्य अंतर के कारण। ठीक उसी प्रकार से विद्युत विभवांतर की हम बात करें बेटा, तो क्या होता है कि मान लीजिए ये एक आवेशित चालक है। आवेशित चालक है। इस आवेशित चालक का एक बिंदु तो है ए और दूसरा बिंदु है बी। क्लियर? तो यदि मान लीजिए इस आवेशित चालक के बिंदु ए तथा बिंदु बी पर विद्युत विभव अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो। ए पर तो विद्युत विभव हो V1, बिंदु बी पर विद्युत विभव हो V2।
तो आवेशित चालक के इन दोनों बिंदुओं पर भिन्न भिन्न विभव होने के कारण इन बिंदुओं के मध्य क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर उत्पन्न होगा। यही तो होगा भाई। आवेशित चालक के दो बिंदु हैं ए तथा बी। बिंदु ए पर विभव है V1, बी पर विभव है V2। तो जब ए तथा बी पर विभव भिन्न भिन्न होगा तो इन बिंदुओं के मध्य विभवों के अंतर के कारण, क्योंकि अलग अलग विभव है, क्या उत्पन्न होगा बेटा? विभवांतर उत्पन्न होगा। और इस विभवांतर के कारण बिंदु ए तथा बी के मध्य किसका प्रवाह होगा? आवेश का प्रवाह होगा। किसका प्रवाह होगा? आवेश का प्रवाह होगा। जैसे इन दोनों पात्रों के मध्य भिन्न भिन्न द्रव स्तंभ के कारण, या ऐसे बोल दो द्रव स्तंभों के मध्य अंतर के कारण किसका प्रवाह हुआ? द्रव का प्रवाह हुआ। तब तक हुआ द्रव का प्रवाह जब तक कि दोनों पात्रों में द्रव का स्तंभ समान ना हो जाए। ठीक उसी प्रकार से जब किसी आवेशित चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर किसका प्रवाह होता है? आवेश का प्रवाह होता है। तो आवेश का प्रवाह किस कारण से होता है? विभवांतर के कारण। अर्थात उन बिंदुओं के मध्य विभवों का जो अंतर होता है जिसे हम कहते हैं विभवांतर। इस विभवांतर के कारण किसका प्रवाह होता है बेटा? आवेश का प्रवाह होता है। समझ में आ रही मेरी बात? किसका प्रवाह हो रहा है? आवेश का प्रवाह होता है। तो बिल्कुल इजी तरीका है विभवांतर को समझने का। इस एग्जाम्पल के द्वारा ही आप इसे एक्सप्लेन करें। किसके द्वारा? इस एग्जाम्पल के द्वारा ही आप इसे एक्सप्लेन करें कि जिस प्रकार किन्हीं दो पात्रों के मध्य द्रव का प्रवाह उन पात्रों में द्रव स्तंभों के मध्य अंतर के कारण होता है, ठीक उसी प्रकार किसी आवेशित चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु के मध्य आवेश का प्रवाह किसके कारण होता है? उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर के कारण होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये बिल्कुल बेटा एक इजी तरीका है, इजी एग्जांपल है किसको समझने का? विद्युत विभवांतर को समझने का। अब फिजिक्स में विभवांतर की स्टैंडर्ड परिभाषा क्या है वो तो हम इस पर पढ़ेंगे आगे, हम आगे बात तो करेंगे। फिलहाल हम विद्युत विभवांतर को एक बिल्कुल इजी तरीके से समझ रहे हैं। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है उसको समझने का बिल्कुल इजी तरीका है कि जिस प्रकार किन्हीं दो पात्रों के मध्य द्रव का प्रवाह उन पात्रों में द्रव स्तंभों के मध्य अंतर के कारण होता है, ठीक उसी प्रकार किसी आवेशित चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु के मध्य आवेश का प्रवाह किसके कारण होता है? उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर के कारण होता है। ठीक है, यदि दो पात्रों में द्रव स्तंभ समान हो, द्रव स्तंभों के मध्य कोई अंतर ना हो, तो क्या उन पात्रों के मध्य, जब हम उन पात्रों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या उन पात्रों के मध्य द्रव का प्रवाह होगा? क्या नहीं होगा, यदि द्रव स्तंभ समान हो। ऐसे यदि चालक के दो बिंदुओं पर विभव समान हो, विभवों के मध्य कोई अंतर ही ना हो, तो इस स्थिति में चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर भी किसका प्रवाह नहीं होगा? आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो विभवांतर बिल्कुल इजी तरीका। विभवांतर क्या है? आवेश के प्रवाह का निर्धारण करे। विभवांतर विद्युत का वह तल है जो किसके प्रवाह का? आवेश के प्रवाह का निर्धारण करता है। किसी आवेशित चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु के मध्य आवेश का प्रवाह किसके कारण होता है? उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर के कारण ही होता है। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवों का कोई अंतर ना हो, विभव समान हो, तो ऐसी स्थिति में समान विभव होने पर विभवांतर कितना होगा? 0। और इस प्रक्रिया में चालक के उन बिंदुओं के मध्य किसी भी आवेश का प्रवाह नहीं होगा।
ठीक है। अब बात हम करते हैं आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा। तो सबसे बिल्कुल इजी तरीका समझने का, इन दोनों पात्रों के मध्य द्रव का प्रवाह हुआ, कहां से कहां की ओर, उच्च स्तंभ से निम्न स्तंभ की ओर। कहां से कहां की ओर हुआ, उच्च स्तंभ से निम्न स्तंभ की ओर द्रव का प्रवाह हुआ। ठीक उसी प्रकार से किसी आवेशित चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर धनावेश का जो प्रवाह होता है वह होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। धनावेश का प्रवाह कहां से कहां की ओर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तथा ऋणावेश का प्रवाह हमेशा कहां से कहां की ओर होगा, इसका उल्टा होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, यह जाता है ऋणावेश का प्रवाह। क्लियर। तो यह बिल्कुल इजी तरीका था विभवांतर को समझने का। हमने इस एग्जाम्पल के द्वारा इसे हमने एक्सप्लेन किया। अब हम विद्युत विभवांतर की ही परिभाषा पढ़ेंगे। फिजिक्स के पैटर्न से, एक स्टैंडर्ड पैटर्न से हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। क्लियर। तो देखो, विद्युत विभवांतर के कारण दो बिंदुओं के मध्य हमेशा किसका प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है। अब हम बात करें फिजिक्स की पैटर्न की, फिजिक्स में किस प्रकार से हम इसे समझाएंगे, उसको समझने का बिल्कुल सीधा तरीका है कि मान लीजिए ये एक क्यू आवेश है। क्या है ये, एक क्यू आवेश। आपने पढ़ रखा है कोई भी आवेश अपने चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र या एक निश्चित परिसीमा में ही अपना प्रभाव दर्शाता है। प्रभाव दर्शाने का मतलब है कि वह आवेश उस निश्चित क्षेत्र या परिसीमा के अंतर्गत ही किसी दूसरे धन परीक्षण आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में हम ये तो कहते हैं कि एक आवेश अपने चारों ओर जिस क्षेत्र या परिसीमा में अपना प्रभाव प्रदर्शित करे, उस क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उस क्षेत्र को हम, विद्युत क्षेत्र। तो ये एक आवेश है Q और ये इस आवेश Q का विद्युत क्षेत्र है। क्लियर। कैसा आवेश है ये, धनावेश। अब हमने क्या करा, इस आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश Q नोट को रखा। किसे रखा, धन परीक्षण आवेश Q नोट को रखा। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इस धन परीक्षण आवेश को इस प्रकार से बिंदु A से कहां पर ला रहे हैं, बिंदु B पर ला रहे हैं। हम परिभाषा पढ़ेंगे बेटा यहां पर विद्युत विभवांतर की, कि क्या कह रहे हैं हम, एक आवेश है Q, हम इस आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश प्लस Q नोट को बिंदु A से कहां पर ला रहे हैं, बिंदु B की ओर ला रहे हैं। तो जब आप इस धन परीक्षण आवेश प्लस Q नोट को बिंदु A से बिंदु B की ओर लाएंगे, तो जो ये आवेश है धनावेश Q, वह धन परीक्षण आवेश प्लस Q नोट को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। आप A से B पर ला रहे हैं, Q के निकट ला रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में जब आप इस धन परीक्षण आवेश प्लस Q नोट को A से B की ओर लाएंगे, तो इस प्रक्रिया में यह Q आवेश इस धन परीक्षण आवेश प्लस Q नोट को अपने से प्रतिकर्षित करेगा, यही होगा। पर फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इस प्लस Q नोट आवेश को बिंदु A से कहां पर ला रहे हैं, बिंदु B पर ला रहे हैं। तो हमें इस आवेश प्लस Q नोट को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किसके विरुद्ध कार्य करना होगा, ये Q आवेश इस Q नोट को प्रतिकर्षित कर रहा है, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना होगा बेटा, कार्य करना होगा। तो मान लीजिए हम कितना कार्य कर रहे हैं, W कार्य कर रहे हैं, कि हम क्या करें बेटा, आवेश Q के विद्युत क्षेत्र की सीमा में प्लस Q नोट परीक्षण आवेश को बिंदु A से B तक ला रहे हैं। Q इसे प्रतिकर्षित कर रहा है, तो इस प्रक्रिया में Q नोट आवेश को बिंदु A से B तक लाने में हमें
प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। मान लीजिए हम इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कितना कार्य कर रहे हैं, W कार्य कर रहे हैं। कितना कार्य कर रहे हैं बेटा, W कार्य कर रहे हैं। कितने आवेश को लाने में, Q0 आवेश को लाने में, कि आपने Q0 आवेश को विद्युत क्षेत्र में बिंदु A से B तक लाने में कितना कार्य किया है, W। Q0 आवेश को लाने में कार्य हमने किया है W, तो एकांक आवेश को लाने में हम कितना कार्य करेंगे, W बटा Q0। एकांक आवेश को लाने में हम कितना कार्य करेंगे, W बटा Q0। और एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में कितने बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया यह कार्य ही किसे व्यक्त करता है, उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर को प्रदर्शित करता है। किसे व्यक्त कर रहा है, विभवांतर को प्रदर्शित करता है। तो आप विद्युत विभवांतर की परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हैं, दो तरीके हैं। ये W अपॉन Q0 कि हम किसी धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को विद्युत क्षेत्र में बिंदु A से बिंदु B तक ले जा रहे हैं। हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, W कार्य है। तो जो W अपॉन Q0 है, भाई Q0 आवेश को ले जाने में हमें कार्य करना पड़ा बिंदु A से B तक कितना, W। तो एकांक परीक्षण आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W अपॉन Q0। और एकांक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही किसे व्यक्त करता है, विभवांतर को व्यक्त करता है। कौन से बिंदुओं के मध्य, उन दो बिंदुओं के मध्य जिनके मध्य किसको हम ले जा रहे हैं, धन परीक्षण आवेश को ले जा रहे हैं। तो जो ये W अपॉन Q0 है वह विभवांतर को दर्शा रहा है। कौन कौन से बिंदुओं के मध्य है, बिंदु A तथा बिंदु B के मध्य। तो यदि मान लो मैं आपसे कह दूं बिंदु A पर विभव है VA और बिंदु B पर विभव कितना है VB, तो A तथा B के मध्य जो विभवांतर होगा वह कितना होगा, VB माइनस VA। A तथा B के मध्य विभवांतर कितना होगा, VB माइनस VA। और ये विभवांतर किसके बराबर होगा, W अपॉन Q0 के बराबर होगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो विद्युत विभवांतर को हम दो प्रकार से परिभाषित करेंगे, आपको जैसे सुविधा लगे आप उसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा आप क्या दे रहे हैं, आप लिख रहे हैं विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के मध्य, विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के मध्य किसी धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को ले जाने में किया गया कार्य कितना कार्य है, W, तथा धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उन बिंदुओं के मध्य क्या कहेंगे बेटा, हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। समझ में आ गई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को ले जाने में किया गया कार्य तथा
धन परीक्षण आवेश Q नोट के अनुपात को हम उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं कि A से आप B पर ले गए तो A पर यदि विभव है VA, B पर विभव है VB, तो A और B के मध्य जो विभवांतर होगा वह किसके बराबर होगा? धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q नोट के अनुपात के बराबर होगा। ये तो आ जाती है विद्युत विभवांतर की पहली परिभाषा। ये तो आ जाती है विद्युत विभवांतर की पहली परिभाषा। ठीक है, तो यदि हम विद्युत विभवांतर की अब दूसरी परिभाषा की बात करें, इसी से बनाएंगे बेटा, हम कोई नई परिभाषा नहीं ला रहे। तो उसका तरीका है, मान लो मैं आपसे कह दूं यदि धन परीक्षण आवेश Q नोट बराबर कितना हो? 1 कूलम। धन परीक्षण आवेश Q नोट बराबर कितना हो? 1 कूलम। आप जानते हैं 1 कूलम आवेश को आप क्या कह सकते हैं? एकांक आवेश। क्या कह सकते हैं? एकांक आवेश। तो इस स्थिति में जो विभवांतर होगा VB माइनस VA, ये किसके बराबर होगा? W के बराबर होगा। यदि धन परीक्षण आवेश Q नोट को हम 1 कूलम कर दें तो VB माइनस VA किसके बराबर होगा? W के बराबर होगा। तो हमें एक परिभाषा और मिल गई। क्या मिली वह परिभाषा? कि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के मध्य कैसे Q नोट बराबर कितना माना है हमने? 1 कूलम। तो आप लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के मध्य एकांक धन परीक्षण आवेश को ले जाने में, एकांक धन परीक्षण आवेश का मतलब हमने मान लिया 1 कूलम। एकांक धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। तो बेटा परिभाषा एक ही है जिसको हमने दो प्रकार से प्रदर्शित किया। ध्यान रखना, कई बार आपसे पूछ लेगा कि विभवांतर होता क्या है, विभवांतर का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखना, विभवांतर जो होता है वह विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के मध्य विद्युत तलों का अंतर होता है। क्या होता है विभवांतर? विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत तलों का अंतर होता है विभवांतर, जिसके कारण ही उन बिंदुओं के मध्य किसका प्रवाह होता है? आवेश का प्रवाह होता है। विभवांतर के कारण ही आवेश का प्रवाह होता है। धनावेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। समझ में आ गई ना? ये तो बात आती है विभवांतर होता क्या है। अब विभवांतर की परिभाषा क्या है वो तरीका मैंने आपको बता दिया कि यदि मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की सीमा में हम किसी धन परीक्षण आवेश प्लस Q नोट को बिंदु A से बिंदु B तक लेकर जाएं, तो A तथा B के मध्य जो विभवांतर होगा VB माइनस VA, वो किसके बराबर होगा? धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश Q नोट के अनुपात के बराबर होगा। ये तो हुई विभवांतर की पहली परिभाषा। इसी से हम दूसरी परिभाषा बना देते हैं। हम कह देते हैं यदि धन परीक्षण आवेश Q नोट 1 कूलम हो अर्थात एकांक हो, तो ऐसी स्थिति में
VB माइनस VA किसके बराबर रह जाएगा? W के बराबर रह जाएगा। तो आपको विद्युत विभवांतर की एक परिभाषा और मिल गई कि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के मध्य एकांक धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। VB माइनस VA बराबर W अपॉन क्यू नोट। क्लियर है? तक समझ में आएगी सभी को? अब आप देखो विभवांतर के हम मात्रक की बात करें कि विद्युत विभवांतर का मात्रक होगा क्या? क्या बना विद्युत विभवांतर की परिभाषा? दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होता है VB माइनस VA ये बराबर होता है W अपॉन क्यू नोट। धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश क्यू नोट के अनुपात के बराबर होता है। अब मात्रक की हम बात करें तो बेटा मात्रक क्या होगा? विद्युत विभवांतर का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होगा? कार्य बटा आवेश। कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसे हम कह देते हैं वोल्ट कह देते हैं। क्या होता है? जूल प्रति कूलाम, जिसे हम वोल्ट कहते हैं। दूसरा, यदि हम बात करें सीजीएस पद्धति में तो कार्य का मात्रक होता है अर्ग, आवेश का मात्रक हो जाता है स्टेट कूलाम और अर्ग प्रति स्टेट कूलाम को हम कहते हैं स्टेट वोल्ट कहते हैं। तो विभवांतर का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या हुआ? जूल प्रति कूलाम, जिसे हम वोल्ट कहेंगे। सीजीएस पद्धति में होता है अर्ग प्रति स्टेट कूलाम, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेट वोल्ट कहते हैं। अब दोनों के मध्य संबंध क्या आता है वो बात हम करें। देखो दोनों के मध्य जो संबंध आता है, जैसे आप लिखें 1 वोल्ट। वोल्ट का मतलब क्या है बेटा? जूल प्रति कूलाम। क्या है वोल्ट का मतलब? जूल प्रति कूलाम। अब यदि आपको वोल्ट को चेंज करना है स्टेट वोल्ट में तो जूल को किस में चेंज करोगे? अर्ग में। आप जानते हैं 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 की घात 7 अर्ग। कर दिया आपने जूल को अर्ग में चेंज। अब कूलाम को किस में चेंज करोगे? स्टेट कूलाम में। तो बेटा आप जानते हैं 1 कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलाम होते हैं। तो 10 की घात 7 है, नीचे 2 है, तो नीचे कितनी रह जाएगी? केवल 10 की घात 2 रह जाएगी। और 10 की घात 2 को जब 3 से गुणा करेंगे तो ये नीचे बन जाएगा 1/300। और ये क्या बना? अर्ग प्रति स्टेट कूलाम। इसको आप क्या कह देंगे बेटा? स्टेट वोल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेट वोल्ट। तो आपको संबंध मिला 1 वोल्ट कितने स्टेट वोल्ट के बराबर होता है? 1/300 स्टेट वोल्ट के बराबर होता है। या आप ऐसा भी कह दो कि जो उल्टा लिखना चाहे आप इसको 1 स्टेट वोल्ट। यदि आप 1 स्टेट वोल्ट की बात करें तो 300 को गुणा कर देंगे 1 वोल्ट से तो कितना आ जाएगा बेटा? 300 वोल्ट। तो ये संबंध हो गया विभवांतर के मात्रकों में। एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, जिसे हम वोल्ट कहते हैं। सीजीएस पद्धति में होता है अर्ग प्रति स्टेट कूलाम, जिसे हम स्टेट वोल्ट कहते हैं। दोनों की भी संबंध होता है 1 वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्टेट वोल्ट के, या 1 स्टेट वोल्ट कितने वोल्ट के बराबर होता है? 300 वोल्ट के बराबर होता है। यह जाता है एमकेएस और सीजीएस मात्रकों के मध्य संबंध विभवांतर के मात्रकों में। विभव और विभवांतर दोनों के मात्रक समान होते हैं, अलग अलग नहीं होते, क्योंकि विभवांतर है क्या? विभवों का अंतर, यही तो है विभवांतर। तो यह जाती है मात्रकों में संबंध। यदि हम विमा की बात करें, विद्युत विभवांतर की विमा होती क्या है? तो देखो बेटा, कार्य की विमा होती है M1L2T-2। ये तो होती है कार्य की विमा। बटा आवेश की विमा होती है A1T1। तो इससे आपको विद्युत विभवांतर की विमा मिल जाती है M1L2T-3A-1। ये किसकी विमा मिली? विद्युत विभवांतर की विमा M1L2
T-3 A-1। तो ये बात आ जाते हैं विद्युत विभवांतर, उसका मात्रक तथा विमा। ये तो हमने किसकी परिभाषा पढ़ी है? विद्युत विभवांतर की परिभाषा हमने पढ़ी है। अब हम बात करेंगे विभव की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? विभव की बात करेंगे। कि जैसे मान लीजिए आप धन परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी पर लाए, तो ए से बी तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा, उस कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को हम कहते हैं ए तथा बी के मध्य विभवांतर VB माइनस VA, ये कहेंगे। अब हमें विभव बताना है। विभवांतर तो हमने बता दिया, अब हमें केवल विभव बताना है। मान लीजिए हमें विभव केवल कौन से बिंदु पर बताना है? बी पर। केवल कौन से बिंदु पर हमें विभव बताना है? बी पर विभव बताना है, अर्थात VB के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो आप VB माइनस VA, ये तो आपको मिला A तथा B के मध्य विभवांतर। अब हमें केवल विभव को परिभाषित करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें केवल B पर विभव बताना है VB। क्लियर? अब इस परिभाषा से यदि हम केवल B पर विभव बताना चाहें, तो B पर विभव हमें तभी मिल सकता है जब A पर विभव कितना हो जाए? 0। यदि बिंदु A पर विभव 0 हो जाए तो VB माइनस VA ये केवल किसके बराबर हो जाएगा? VB माइनस 0, अर्थात VB के बराबर हो जाएगा। यदि A पर विभव 0 हो जाए तो हमें VB माइनस VA से, अर्थात विभवांतर की परिभाषा से हमें केवल क्या मिल जाएगा? विभव मिल जाएगा। कौन से बिंदु पर? B पर विभव हमें मिल जाएगा। पर यह तभी संभव है बेटा कि जब बिंदु A पर विभव 0 हो जाए। बिंदु A पर विभव 0 कब हो सकता है? क्योंकि ये जो विभवांतर है हम निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर। अब ये कब होगा? यदि हम बिंदु A को इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की सीमा के बाहर कर दें, यदि हम बिंदु A को विद्युत क्षेत्र के बाहर कर दें, और आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र का जो बाहर, यदि को हम किसी बिंदु की बात करें विद्युत क्षेत्र के बाहर, वह बिंदु कहां पर माना जाता है? अनंत पर। हमें बिंदु, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, देखो हमने अभी पढ़ी है विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं A तथा B के मध्य विभवांतर की परिभाषा। अब हमें केवल विभव बताना है। फॉर एग्जाम्पल हमें बिंदु B पर विभव बताना है, केवल VB हमें बताना है। VB हमें केवल तभी मिलेगा विभवांतर की परिभाषा से जब A पर विभव कितना हो जाए? 0। तो VB माइनस 0 केवल कितना आ जाएगा? VB आपको प्राप्त होगा। और बिंदु A पर विभव 0 कब होगा? जब बिंदु A विद्युत क्षेत्र की सीमा में हो या विद्युत क्षेत्र की सीमा के बाहर अनंत पर हो। जब बिंदु A विद्युत क्षेत्र की सीमा के बाहर अनंत पर हो, तो यदि आपने बिंदु A को विद्युत क्षेत्र के बाहर कर दिया अनंत पर, तो बिंदु A पर विभव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब विद्युत क्षेत्र ही नहीं होगा बिंदु A पर, तो विद्युत विभव भी कितना होगा बेटा? 0 होगा। क्योंकि आप जानते, मैंने ये बात क्यों कह रहा हूं, जब विद्युत क्षेत्र ही नहीं होगा तो विभव 0 क्यों होगा? क्योंकि आवेश का प्रवाह हमेशा विद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं के मध्य होता है, यही होता है। अब हमने बिंदु A को विद्युत क्षेत्र के बाहर कर दिया अनंत पर, तो बिंदु A पर भी विभव कितना हो गया? 0 हो गया, यही होगा ना। तो जैसे बिंदु A पर विभव 0 होगा तो आपको विभवांतर की परिभाषा से लिखेंगे VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q नोट। तो आ जाएगा VB बराबर W अपॉन Q नोट। तो अब आपको विद्युत विभवांतर की परिभाषा से क्या मिला? विभवांतर मिला या विभव मिला? विभव मिला। कौन से बिंदु पर? B पर। ठीक है, अब आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे? धन परीक्षण आवेश को आप बिंदु A से कहां पर ला रहे थे? बिंदु B पर ला रहे थे। कार्य कितना हो रहा था? W। अब हमने केवल B पर विभव बताने के लिए बिंदु A को विद्युत क्षेत्र के बाहर कर दिया
कहां पर? अनंत पर। तो जैसे बिंदु ए विद्युत क्षेत्र के बाहर जाएगा अनंत पर, तो विभव कितना हो जाएगा? ए पर 0। तो आपको केवल किस पर विभव मिल जाएगा? विद्युत विभवांतर की परिभाषा से बी पर विभव आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अब अपनी परिभाषा को वही तरीका रखो, कहां से कहां पर ला रहे थे प्लस क्यू नॉट आवेश को? ए से बी पर। ए को आपने कहां पर कर दिया? अनंत पर। तो क्या बनी विद्युत विभव की परिभाषा से? तो आप लिखेंगे किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को कहां से? बिंदु ए से। और बिंदु ए को आपने क्या करा बेटा? अनंत पर, ताकि आपको ए पर विभव 0 होने पर विद्युत विभवांतर की परिभाषा से केवल आपको विभव मिल जाए बी पर। तो कहां से आप ला रहे हैं आवेश को? बिंदु ए से। बिंदु ए को आपने कहा कर दिया? अनंत पर। तो आप लिखेंगे आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W व धन परीक्षण आवेश Q नोट के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। यानी कि विभवांतर की जो परिभाषा थी उसमें ही थोड़ा सा चेंज हो गया, हमें क्या मिल गया? विभव मिल गया। तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या बनती बेटा? किसी धन परीक्षण आवेश को कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश Q नोट के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। कौन से बिंदु पर? जिस बिंदु पर हम धन परीक्षण आवेश को लाए हैं। कहां से? अनंत से। ठीक है, अब इसमें एक परिभाषा और बन जाएगी, वही तरीका है। यदि मान लीजिए Q नोट धन परीक्षण आवेश Q नोट कितना हो? 1 कूलाम हो, अर्थात एकांक हो, तो बिंदु B पर विभव किसके बराबर होगा? W के बराबर। Q नोट की वैल्यू आप एकांक रख दें, 1 कूलाम रख दें, तो आपको एक परिभाषा और मिल गई कि किसी विद्युत, आप क्या लिखोगे? किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, क्योंकि Q नोट की वैल्यू 1 कूलाम रखोगे तो विभव बराबर होगा W के। परिभाषा यही है, इसको ही हम संशोधित करके दूसरा दे रहे हैं कि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव के मात्रक वही होते हैं जो मात्रक विद्युत विभवांतर के होते हैं। एमकेएस पद्धति में जूल प्रति कूलाम, जिसे हम वोल्ट कहते हैं। सीजीएस पद्धति में अर्ग प्रति स्टेट कूलाम, जिसे हम स्टेट वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1/300 स्टेट वोल्ट के। और 1 स्टेट वोल्ट किसके बराबर होता है? 300 वोल्ट के बराबर होता है। तो आज हमने इस थर्ड चैप्टर का जो बेसिक तथ्य है, विद्युत विभव तथा विभवांतर, इस पर हमने चर्चा की है। समझ में आ गया बेटा? इसको एक बार रिवाइज करें, समझें दोबारा। फिर भी कोई बात, कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं संक्षिप्त में इसको। विद्युत विभवांतर क्या होता है, इसको समझने का मैंने आपको सबसे बढ़िया तरीका बताया था कि जिस प्रकार किन्हीं 2 पात्रों के मध्य द्रव का प्रवाह उन पात्रों के मध्य द्रव स्तंभों के अंतर के कारण होता है, ठीक उसी प्रकार किसी आवेशित चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच आवेश का प्रवाह किसके कारण होता है? विद्युत विभवांतर के कारण होता है। कि विद्युत विभवांतर 2 बिंदुओं के मध्य, क्यों आपसे पूछ लेगा विद्युत विभवांतर होता क्या है, तो विद्युत विभवांतर का मैं आपको अर्थ बता दूं। विद्युत विभवांतर विद्युत क्षेत्र में किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य
विद्युत तलों का अंतर होता है, जिसके कारण उन बिंदुओं के मध्य आवेश का प्रवाह होता है। ठीक है, परिभाषा क्या बनती है विद्युत विभवांतर की? विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश Q नोट के अनुपात को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। क्लियर? VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q नोट। यदि हमें केवल बिंदु B पर विभव ज्ञात करना हो तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा से केवल विभव आपको B पर तब मिलेगा जब VA का मान कितना हो जाएगा? 0। VA का मान 0 तभी होगा, A पर विभव 0 तब होगा जब बिंदु A विद्युत क्षेत्र की सीमा के बाहर हो। कहां पर हो? अनंत पर। तो आपको आसानी से बिंदु B पर विभव मिल जाएगा। तो हमें क्या परिभाषा मिली विभव की? कि किसी धन परीक्षण आवेश को कहां से? अनंत से बिंदु B तक, या ऐसे बोल दो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश Q नोट के अनुपात को हम उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। क्लियर? तो आज हमने ये चर्चा की है, बिल्कुल बेसिक बात की है विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर पर।